मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। देखिए, राहुल गांधी एक बात ये कह रहे हैं और ये सच्चाई है कि देश की धन दौलत का बड़ा हिस्सा, जितना 50% लोगों के पास है, उतना जो है वो 10-20 बड़े जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों के पास, अडानी अंबानी के पास है। ये चीज क्लियर है कि पैसा जो है वो कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब उसके जवाब में मोदी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस आएगी तो सारे लोगों का जो है वो सारा पैसा, सारे लोगों के जेवर, तुम्हारा मंगलसूत्र, वो सब ले लेगी और लेके सबको बांट देगी, और सबको नहीं बांटेगी बल्कि मुसलमानों को बांटेगी। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा था, ये बात झूठ है, कई बार साबित हुई कि यहां पर जो धन संपत्ति है उसका पहला हक जो है वो मुसलमानों को है। ये कभी मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, लेकिन ये लोग एक झूठ को बार बार कह रहे हैं। अब ये लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका धन लेकर के घुसपैठियों को दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये कैसी भाषा है? ये किसी प्रधानमंत्री को, बल्कि मैं तो बोलता हूं एक छुट भैया नेता को भी जो है वो एक गली कूचे में जो लोग गुंडे बदमाश जिनको टिकट मिल जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और नगर परिषद का, वो लोग भी इस तरह की भाषा नहीं करते। तो ये जो भाषा मोदी जी बोल रहे हैं, इसका कारण वही है कि उनको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ जाती है। वो लोग आके बता देते हैं कि देखो भाई, अब जो वोट हुआ है लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है, तुम्हारी तरफ। 400 तो खलास हो गया। राहुल बोल रहे हैं 150 के जो है वो इनकी मुश्किल है। तो इसकी वजह से मोदी जी की जो पहले तो इनकी जो रिकॉर्ड थी, हम लोग सुनते थे जब छोटे थे, देशभक्त अन्याय थोड़ी जा सकता है। घिस गई है, दिमाग भी घिस गया है और जबान जो है वो फिसलने लगी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने यह भी नहीं कहा, आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं।
एक और खबर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो है मोहन भागवत साहब ने एक तकरीर कर दी, एक भाषण दे दिया और उन्होंने कह दिया कि अगले साल जो 100 साल पूरा हो रहा है आरएसएस का, तो वो पूरा साल मनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अब नहीं मनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आरएसएस ये कह रही थी 22 जनवरी को कि हम आजाद हो गए, अब स्वर्ण काल शुरू हो गया है, और लोग कह रहे थे कि 2025 में मोदी जी फिर आएंगे और भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और आरएसएस ऐलान करेगी कि देखो 100 साल में अपना जो है हमने सपना साकार कर लिया। तो मोहन भागवत ने कल ये कहा कि देखो हमने 100 साल काम किया, लेकिन ये कि हमने बहुत कम चीजें हासिल की है। अपना सीना ठोक के बहुत ज्यादा अपना डंका बजाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इसलिए अगले साल जो है वो हम जो स्वर्ण वो जयंती मनाने जा रहे थे वो नहीं मनाएंगे। तो मतलब भागवत को भी अंदाजा हो गया कि अब ये इलेक्शन का नतीजा ऐसा नहीं आएगा और जो नई सरकार आएगी उसमें जो है वो हंगामा आराई नहीं कर सकेंगे। अपने जो उन कार्यकर्ता हैं, अपने जो सेवक संघ सेवक हैं, उनको वो अभी से ज़हनी तौर से तैयार कर रहे हैं कि भाई अभी बहुत काम बाकी है, ये मत समझो कि सपना साकार हो गया है। तो मणिपुर में 67.48%, मेघालय 69.91%, त्रिपुरा 76.10, सिक्किम 67.58, पुडुचेरी 70.84। इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 63.26, असम में 70.77, जम्मू कश्मीर में 65.08। लेकिन जैसे ही आप हिंदी पट्टी में आते हैं, आप देखिए जो 2019 के मुकाबले 2024 में मध्य प्रदेश में 62.25 यानी 62.25, 2019 में 71.20, बंगाल में 77.57, 2019 में 81.76, लगभग बराबर की स्थिति है। उत्तराखंड में 53.56, तो 19 में 61.88, यूपी में 57.54, राजस्थान में 50.22। राजस्थान गौर करने वाली बात है, 2019 में जो राजस्थान में वोट पड़े थे वो मतों का प्रतिशत था 66.34। अब आगे अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 54.84, तमिलनाडु में 62.02, छत्तीसगढ़ में 62.4, बिहार में 46.32। बिहार में पिछली बार 57.33% वोट पड़े थे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर ज्यादा हुई और कहां पर कम हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे कम पोलिंग हुई है बिहार में, बल्कि आप पूरे भारत के नक्शे में देखें तो जो 10 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम पोलिंग हुई, वहां पर पिछले 10 सालों से बीजेपी जो है उसका उम्मीदवार जीत रहा है। तो ये बात जो शुरू में कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह खत्म हो गया है, ये इससे प्रमाणित होता है कि 10 साल से जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है वही सबसे नीचे 10 है। बिहार की में देखें तो बिहार में जो है वो 4 जगह चुनाव हुआ, एक जगह जो है वो बहुत कम 48% वोट पड़ा, और वहां पर भी लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र में कम चुनाव हुआ और देहात में ज्यादा हुआ। हम लोग जानते हैं कि शहर में किसके वोटर ज्यादा होते हैं और देहात में किसके। और ये भी देखा गया कि जो अगड़ी जातों के लोग हैं शहरों में वो कम निकल के आए और यादव और दलित वोटर ज्यादा निकल के आया। तो ये चीजें मतलब सब अखबारों में छप चुकी हैं कि ये जो है वो हुआ है। एक बात जिसकी तरफ शुरू में इशारा किया गया, नागालैंड के जहां पर जो है वो लोग वोटर देने के लिए नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाना चाहते थे, वहां के सांसद और विधायक को भी जाने नहीं दिया गया। लोग खड़े हो गए उनके घर के बाहर आके, उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला किया है 6 जिलों में, हम नहीं जाएंगे और आप भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो पब्लिक का मूड है
अगर इलेक्शन के बाद अगर लोगों का ऐसा मूड हो जाए कि लोग निकलने ना दें विधायकों को और सांसदों को, तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप यह बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आप बात समझ लीजिए। ये अब मेरा लाइफ का मिशन है।